हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, टैंक सेट सभी टीम को हराते हुए टॉप पे पहुंच चुका था, जबकि शर्क एकेडमी दूसरे नंबर पे थी। और सबसे बुरा हाल तो सन मून एकेडमी का था। वो तो शर्क एकेडमी से भी एक पॉइंट नीचे जा चुके थे, जिसके चलते अब अगली फाइट शर्क एकेडमी वर्सेस सन मून एकेडमी के बीच में ही होने वाली थी। और इस फाइट में हारने के बावजूद भी शर्क एकेडमी के ऊपर तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी 5 फाइट्स जीत चुके थे। जबकि सन मून एकेडमी का तो इस फाइट के ऊपर सब कुछ दांव के ऊपर लगा हुआ था। एक तो अगर वो ये फाइट हार जाते तो वो सेकंड यानी रॉबिन राउंड से एलिमिनेट हो जाते, और ऊपर से क्राउन प्रिंस ने भी उन्हें धमकी दी थी कि अगर सन मून एकेडमी अपनी ये फाइट हार जाती है तो वो उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। खैर, सबसे पहले दोनों ही टीम्स के दरमियान इंडिविजुअल फाइट स्टार्ट होती है, जहां वंकी ने अकेले एक एक करके सन मून एकेडमी के तीनों डिसेबल्स को हरा दिया था। और 3 पॉइंट्स हासिल करने के बाद वंकी ने सभी को हैरान करते हुए वहां पे अपनी हार मान ली थी, जिसके चलते सन मून एकेडमी को पहले राउंड में 7 पॉइंट्स मिल चुके थे। और अब सेकंड राउंड का फैसला टीम वर्सेस टीम फाइट में होने वाला था। और ये फाइट कौन जीता है इसका पता हमें आज के एपिसोड में ही चलेगा, क्योंकि यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में भी हमें बैटल अरीना का ही सीन दिखाया जाता है, जहां पे सभी लोग इस फाइट के लिए बहुत ही ज्यादा परजोश दिखाई दे रहे थे। और वैसे भी सन मून एकेडमी और शर्क एकेडमी के बीच में दुश्मनी न जाने पिछले कितने ही सालों से चलते हुए आ रही थी, इसलिए बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग इस फाइट के लिए कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड दिखाई दे रहे थे, क्योंकि वो लोग भी देखना चाहते थे कि इस बार भी शर्क एकेडमी सन मून एकेडमी को हराते हुए अपनी स्ट्रीक को जारी रख पाती है या नहीं, या फिर इस बार सन मून एकेडमी शर्क एकेडमी को हराने में कामयाब हो जाएगी। ये देखने के लिए ऑडियंस के अंदर बैठे हुए लोगों के अंदर एक नया ही जोश दिखाई दे रहा था। और तभी चीफ रेफरी भी वहां पे अनाउंस करते हुए दोनों ही टीम्स के दरमियान ऑफिशियली उस फाइट को स्टार्ट करवा देते हैं। जहां फाइट स्टार्ट होते ही होंग चैंग अपनी टीम से कहता है, इस फाइट में हम सभी की जान तक दांव पे लगी है, इसलिए चाहे इस फाइट में तुम लोगों की जान ही क्यों न चली जाए, लेकिन अपनी हार मत मानना। और अपनी टीम कैप्टन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि बाकी सभी मेंबर्स भी बहुत ही परजोश तरीके के साथ उनके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। जबकि शर्क एकेडमी की भी एक डिसेबल ने वहां पे अपने पकोड़ा टावर की पावर का इस्तेमाल करते हुए उसने वहां पे वंकी की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था, जो देखकर मिंग वहां पे स्माइल करते हुए अपने भाई से कहती है तो इस फाइट में भी यही लीड करने वाली है। मिंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होंग चैंग ने भी वहां पे बहुत ज्यादा देर ना करते हुए अपनी 9 सोल्ट एस्ट आर्टिफैक्ट को एक्टिवेट कर लिया था। और इसे एक्टिवेट करते ही उसकी एनर्जी को वहां पे बैटल अरीना में चारों तरफ फैला दिया था, जिससे वो मेन टारगेट वंकी को ही करने वाला था। उसे शर्क एकेडमी के बाकी डिसेबल से कोई भी मतलब नहीं था। जबकि ये सब देखकर हम देखते हैं कि डाई हुआ बीन ने भी वहां पे अपने बाकी सभी टीम मेंबर्स के साथ आगे बढ़ते हुए सन मून एकेडमी के बाकी सभी डिसेबल्स के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया था, और काफी एग्रेसिवली वहां पे उन सभी के ऊपर हमला करने लगे थे। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंकी ने भी बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने ड्रैगन स्पीयर की मदद से होंग चैंग के सोल आर्टिफैक्ट के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। लेकिन होंग चैंग ने अचानक से ही अपने सोल आर्टिफैक्ट की पावर को बढ़ाते हुए ना से वहां पे बहुत ही आसानी के साथ वंकी के हमले को रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ साथ उसे वहां पे पीछे की तरफ भी पुश कर दिया था। जो देखकर तो मास्टर जिंग के फेस के ऊपर भी एक डेविल स्माइल आ चुकी थी, क्योंकि वो उस 9 सोल आर्टिफैक्ट की पावर के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। वहीं होंग चैंग तो लगातार वहां पे अपने सोल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए वंकी के ऊपर हमला किए जा रहा था, जो कि लगातार वहां पे वंकी को पीछे धकेले जा रहा था। और ये देखकर तो शर्क एकेडमी के साथ साथ टैंक सेट के सभी डिसेबल्स को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वो लोग भी ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि ताकत के मुकाबले में वंकी को हराना कितना ज्यादा मुश्किल काम है। वहीं वुडोंग भी वहां पे सीरियस होते हुए कहती है, ये लोग एक बार फिर से यहाँ पे वंकी को टारगेट कर रहे हैं। और इसी बीच हम देखते हैं कि जैसे सन मून एकेडमी के एक डिसेबल वहां पे अपने सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए शर्क एकेडमी के एक डिसेबल के ऊपर हमला करता है, तो शर्क एकेडमी के डिसेबल ने भी खुद को वहां पे बचाने के लिए अपनी इनविंसिबल शील्ड को एक्टिवेट कर लिया था। जबकि इसी के साथ ही हम देखते हैं कि होंग चैंग ने तो वहां पे अपनी सोल रिंग्स को भी एक्टिवेट कर लिया था। और ये सन मून एकेडमी की हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा था कि सन मून एकेडमी का कोई डिसेबल वहां पे सोल गाइडेंस वेपन की बजाय अपनी सोल रिंग्स का इस्तेमाल कर रहा हो। जो देखकर तो हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है। इवन ये देखकर खुद टीचर ज़ाओ भी काफी ज्यादा सीरियस दिखाई दे रही थी। और ये सब वहाँ पे हो रहा था एक्सचेंजिंग प्रोग्राम की वजह से। एक्सचेंजिंग प्रोग्राम का फायदा सिर्फ यू हाउ को ही नहीं हुआ था, बल्कि होंग चैंग ने भी इसका पूरा फायदा उठाया था। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि शर्क एकेडमी की ट्विन सिस्टर्स वहाँ पे अपनी फॉरबिडन हेयर टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे रोकने की कोशिश कर रही थी। जबकि उन दोनों बहन भाइयों को शिकार तो वंकी थी, जिसे वो दोनों मिलकर सबसे पहले अपने रास्ते से हटाना चाहते थे। और जब मिंग खुद को वहाँ पे फंसते हुए देखती है तो वो जल्दी से होंग चैंग को वहाँ पे वंकी के ऊपर हमला करने के लिए कह देती है। अब मिस मिंग की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि होंग चैंग ने भी वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए वहाँ पे मल्टीपल सोल गाइडेंस कैनन को बाहर निकाल लिया था, और वंकी को धमकी देते हुए कहने लगा था कि अब यहाँ पे तुम्हारी कोई भी पावर तुम्हें नहीं बचा पाने वाली। और ये कहकर अचानक से होंग चैंग ने वहाँ पे उसके ऊपर हमला भी कर दिया था, जिसे रोकने के लिए दोनों ट्विन सिस्टर्स ने भी वहाँ पे अपनी फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक बैरियर बना दिया था। और इस तरह अब शर्क एकेडमी के सभी डिसेबल्स बहुत ही मुश्किल से खुद को बचा रहे थे। जो देखकर तो ऑडियंस के अंदर बैठे हुए लोगों को वहाँ पे अपनी आंखों पे यकीन ही नहीं हो रहा था कि शर्क एकेडमी यहाँ पे इतनी बुरी तरह से फंस चुकी है। जो देखकर युवा भी वहाँ पे सीरियस होते हुए अपने टीम मेंबर से कहता है
है। मुझे तो लगता है उस दिन होंगचैंग ने जानबूझकर अपनी हार मानी थी ताकि वो अपनी ट्रू पावर को आज की फाइट के लिए छुपा के रख सके, जिस पे वुडोंग भी वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहती है। और ऊपर से ये दोनों बहन भाई कितनी ज्यादा घटिया चाल चल रहे हैं। ये दोनों मिलकर अकेले वंकी को एलिमिनेट करना चाहते हैं, जबकि इस बीच हम देखते हैं कि मिस मिंग भी मौके का फायदा उठाकर वंकी के ऊपर हमला करने के लिए उसके काफी क्लोज पहुंच चुकी थी, जो देखकर तो अचानक से ही वंकी के फेस के ऊपर स्माइल आ जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उसने अचानक से अपनी ड्रैगन गो टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही आसानी के साथ मिस मिंग के अटैक को डॉज कर दिया था और उल्टा वहाँ पे पीछे हटते हुए उसके ऊपर ही हमला कर दिया था, जिससे बचने के लिए मिस मिंग को तो वहाँ पे अपनी इनविंसिबल शील्ड को भी एक्टिवेट करना पड़ा था, जिसे तोड़ने के लिए वंकी दोबारा वहाँ पे मिस मिंग के ऊपर हमला कर पाती। उससे पहले ही हम देखते हैं कि मिस मिंग ने भी वहाँ पे अपनी थर्ड स्वॉर्ड रिंग की पावर को एक्टिवेट करते हुए रिफ्लेक्शन ऑफ आइस डोमेन फील्ड को वहाँ पे चारों तरफ फैला दिया था और वंकी भी उस रिफ्लेक्शन ऑफ आइस डोमेन फील्ड के अंदर बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी और मिस मिंग खुद भी वहाँ पे एक डेवल स्माइल करते हुए अपनी उस आइस डोमेन फील्ड के अंदर आ जाती है, जिसके एंटर करने के साथ ही वंकी को वहाँ पे उसके काफी सारे रिफ्लेक्शंस दिखाई देने लगे थे, जिन्हें वंकी एक एक करके अपने ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए गुस्से के साथ डिस्ट्रॉय करती जा रही थी। जबकि इसी मौके का फायदा उठाकर मिस मिंग ने पीछे से आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड की मदद से वहाँ पे वंकी के ऊपर हमला कर दिया था और वंकी के भी रिफ्लेक्सेस काफी ज्यादा कमाल के थे, इसलिए हम देखते हैं कि वंकी ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसकी स्वॉर्ड को रोक लिया था और वंकी वहाँ पे मिस मिंग के ऊपर काउंटर अटैक कर पाती। उससे पहले होंगचैंग ने दोबारा वहाँ पे अपनी 9 स्वॉर्ड्स सोल आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करते हुए उस आइस डोमेन फील्ड के अंदर ही वहाँ पे वंकी के ऊपर हमला कर दिया था, जिससे वंकी भी खुद को बचाने के लिए उस आइस डोमेन फील्ड के अंदर बहुत ही तेजी के साथ भाग रही थी, जिसके चलते अब धीरे धीरे वंकी का गुस्सा भी वहाँ पे बढ़ता चला जा रहा था। इसलिए हम देखते हैं कि वंकी ने वहाँ पे गुस्से से अपनी ड्रैगन ब्लड मून टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए उस आइस डोमेन फील्ड के आधे हिस्से को तो वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था और मिस मिंग के साथ फाइट बैक करते हुए वहाँ पे अपने गोल्डन स्पीयर की मदद से लगातार वहाँ पे उसके ऊपर हमले करने लगी थी और उन दोनों के दरमियान चल रही ये फाइट वहाँ पे इतनी ज्यादा घातक हो चुकी थी कि वो दोनों ही लड़कियां वहाँ पे सही से किसी को नजर भी नहीं आ पा रही थी, जो देखकर इवल स्पिरिट चर्च का लीडर वहाँ पे मास्टर जिंग की तारीफ करते हुए कहता है, मास्टर जिंग वाकई ही मानना पड़ेगा, आपके दोनों ग्रैंड किड्स बहुत ही ज्यादा कमाल के हैं। जिस पे क्राउन प्रिंस भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहता है, मुझे उम्मीद है ये दोनों आगे की फाइट को भी इसी तरह से कंटिन्यू करेंगे और अगर ये फाइट ऐसे ही चलती रहती है तो मुझे पूरा यकीन है कि आज शेरका अकेडमी की पिछले 10,000 सालों की स्ट्रीक टूटने वाली है। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस टुलू और डाइहुआ भी दोनों ही वहाँ पे अपनी अपनी मार्शल स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही अग्रेसिवली सन मून रोल अकेडमी के डिसेबल्स के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ पे उनके ऊपर भारी पड़ रहे थे और अभी मिस टुलू ने वहाँ पे सन मून रोल अकेडमी के एक डिसेबल के ऊपर खतरनाक हमला किया ही था कि इस मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि सन मून रोल अकेडमी के एक और डिसेबल ने वहाँ पे एक बहुत बड़े सोल गाइडेंस कैनन का इस्तेमाल करते हुए मिस टुलू के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, जिससे खुद को बचाने के लिए मिस टुलू के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। लेकिन अचानक से डाइहुआ भी ने आगे आते हुए वहाँ पे अपनी मार्शल स्पिरिट की मदद से उस अटैक को वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ रोक लिया था और उसी के साथ साथ वो दोनों वहाँ पे अपनी फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट टाइगर में ट्रांसफॉर्म हो चुके थे, जो देखकर सन मून रोल अकेडमी का वो डिसेबल दोबारा वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस वेपन्स का इस्तेमाल करते हुए व्हाइट टाइगर के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर ने न सिर्फ वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उसके अटैक को रोक लिया था, बल्कि उसी के साथ उसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़कर वहाँ पे उस डिसेबल के ऊपर हमला करते हुए उसे वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल कर दिया था, जिसके साथ ही सन मून रोल अकेडमी का पहला डिसेबल तो वहाँ पे एलिमिनेट हो चुका था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस मिंग ने तो अभी तक भी वहाँ पे वंकी को अपनी आइस डोमेन फील्ड के अंदर फंसा के रखा हुआ था और देखते ही देखते मिस मिंग ने वहाँ पे अपनी 6 स्वॉर्ड रिंग का इस्तेमाल करते हुए वंकी के ऊपर अपना फाइनल अटैक भी चल दिया था, जिसका नाम था आइस ऑफ क्रोसन, जो देखकर मास्टर जिंग वहाँ पे अपने मन ही मन में खुश होते हुए कहते हैं, ये आइस ऑफ क्रोसन तो एक पावर से पावरफुल सोल बीस्ट को भी हराने के लिए काफी है। मुझे नहीं लगता अब ये वंकी इस अटैक से बचने वाली है। लेकिन कहानी यहाँ पे भी नहीं खत्म होती। होंगचैंग ने भी वहाँ पे अपने सोल आर्टिफैक्ट की पावर को उसके पीक तक पहुँचाते हुए दूसरी तरफ से भी वहाँ पे वंकी के ऊपर अटैक कर दिया था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि बेचारी वंकी वहाँ पे उन दोनों के ही हमलों के बीच में बहुत ही बुरी तरह से फंस चुकी थी, जो देखकर टीचर ज़ियाओ भी वहाँ पे सीरियस होते हुए कहती है, वंकी अपनी हार मत मानना, अब शेरका अकेडमी की इज्जत तुम्हारे ही हाथों में है। वहीं टीचर ज़ियाओ कैसा कहते ही हम देखते हैं कि शेरका अकेडमी के एक और डिसेबल ने वहाँ पे अपनी टाइम फ्लाइज टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे टाइम को काफी ज्यादा स्लो कर दिया था और सिर्फ इतना ही नहीं, उस डिसेबल ने वहाँ पे सबके साथ साथ अपनी फोर्थ सोल स्किल का इस्तेमाल करते हुए कुछ स्पिरिचुअल चेंज का इस्तेमाल करके वहाँ पे उन दोनों के अटैक्स को भी वहाँ पे रोक लिया था, जो देखकर वो डिसेबल वहाँ पे चिल्लाते हुए जल्दी से वंकी से कहता है, कैप्टन यही समय है। अब उस डिसेबल कैसा कहते ही हम देखते हैं कि वंकी ने भी अचानक ही अपने ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले तो वहाँ पे उस आइस डोमेन फील्ड के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि एक बहुत बड़े ब्लास्ट के साथ वो आइस डोमेन फील्ड पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि मिस मिंग भी वहाँ पे उड़ते हुए काफी पीछे जा गिरी थी। ये देखकर होंगचैंग जल्दी से वहाँ पे अपने एक साथी डिसेबल को अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। अब होंगचैंग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस डिसेबल ने भी वहाँ पे जल्दी से अपने पास एक मिस्टीरियस सोल गाइडेंस वेपन को बाहर निकालते हुए उसे सीधा वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर घुसा दिया था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वंकी वहाँ पे अपनी गोल्डन ड्रैगन एंड फिनिक्स टेक्निक
टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए मिस मिंग के ऊपर अटैक चल चुकी थी, जो देखकर होंग चंग वहाँ पे जल्दी से चिल्लाते हुए मिस मिंग को केयरफुल रहने के लिए कहता है। लेकिन हम देखते हैं कि तब तक बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि वांग की ऑलरेडी अपने अटैक को चल चुकी थी, जिससे बचने के लिए मिस मिंग के पास बिल्कुल भी समय नहीं था। पर वो अटैक वहाँ पे मिस मिंग को लग पाता। उससे पहले ही सन मून रॉयल एकेडमी के एक और डिसेबल ने बीच में आते हुए मिस मिंग को धक्का देकर उस अटैक को वहाँ पे अपने ऊपर ले लिया था, जिसके चलते हम देखते हैं कि सन मून रॉयल एकेडमी के एक और डिसेबल वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से घायल होते हुए एलिमिनेट हो चुका था। लेकिन तब तक हम देखते हैं कि वो दूसरा डिसेबल वहाँ पे अपने मिस्टीरियस सोल गैडेस वेपन को एक्टिवेट कर चुका था और वांग की वहाँ पे कुछ समय पाती। उससे पहले उसने पीछे से एक एनर्जी बीम का इस्तेमाल करते हुए वांग की के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक हमला कर दिया था, पर वो अटैक वहाँ पे वांग की को लग पाता। उससे पहले हम देखते हैं कि डाई हुआ बीन ने भी बीच में आते हुए वांग की को धक्का देकर उस अटैक को वहाँ पे अपने ऊपर ले लिया था। और वो अटैक जैसे ही वहाँ पे डाई हुआ बीन को लगता है तो अचानक से ही हम देखते हैं कि डाई हुआ बीन वहाँ पे धीरे धीरे ओल्ड होने लगा था, जो देखकर तो टीचर जियाओ के साथ साथ ऑडियंस के अंदर बैठे हुए बाकी सभी लोगों को भी एक बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि अपने ओपोनेंट को हराने का ये बहुत ही क्रूअल मेथड था, जो देखकर केटाओ भी वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि यह अटैक तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, जो कि किसी भी पर्सन की उम्र को बढ़ाते हुए उसे कुछ मिनटों के लिए एक ओल्ड मैन में ट्रांसफॉर्म कर देता है। जबकि अपने इस खतरनाक अटैक को चलने के साथ ही उस डिसेबल की भी सोल पावर वहाँ पे पूरी तरह से कंज्यूम हो चुकी थी, जिसके चलते वो वहीं पे गिरकर बेहोश हो गया था। और इसी बीच हम देखते हैं कि होंग चंग वहाँ पे बहुत ही चालाकी के साथ अपने एक और साथी डिसेबल को वहाँ पे इशारे से पीछे से वांग की के ऊपर हमला करने के लिए कहता है, क्योंकि अभी के लिए वांग की का पूरा ध्यान वहाँ पे डाई हुआ बीन के ऊपर था। लेकिन जैसे ही वो डिसेबल पीछे से वहाँ पे वांग की के ऊपर हमला करने के लिए उसके पास पहुंचता है तो वांग की को भी वहाँ पे अचानक से उसके होने का एहसास हो चुका था। इसलिए वांग की ने भी वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ अपने गोल्डन ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक कर दिया था, जो कि जैसे ही जाकर वहाँ पे उस डिसेबल को हिट करता है तो वो भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड होते हुए एलिमिनेट हो चुका था, जो देखकर तो बेचारे सन मून रॉयल एम्पायर के लोग बहुत ही ज्यादा दुखी हो चुके थे, क्योंकि एक के बाद एक उनकी टीम के डिसेबल्स वहाँ पे एलिमिनेट हुए जा रहे थे। और अगर ऐसा ही चलता रहता तो शरक एकेडमी बहुत ही जल्द ये फाइट जीत जाने वाली थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वांग की ने वहाँ पे डाई हुआ बीन को सहारा देते हुए उसे दोबारा अपनी जगह पे खड़ा कर दिया था। और भले ही डाई हुआ बीन वहाँ पे बहुत ज्यादा बुरा दिखाई दे रहा था, लेकिन अभी तक वो वहाँ पे एलिमिनेट नहीं हुआ था। जबकि सन मून रॉयल एकेडमी के तो चारों डिसेबल्स वहाँ पे एलिमिनेट हो चुके थे। अब बस वहाँ पे मिस मिंग और होंग चंग ही बचे थे। जबकि अपनी टीम के टीम स्पिरिट को देखकर तो टीचर जियाओ भी वहाँ पे काफी ज्यादा इमोशनल दिखाई दे रही थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिस मिंग भी वहाँ पे गुस्से से अपने भाई से कहती है, बिग ब्रदर अब बस हम दोनों ही बचे हैं और सन मून रॉयल एकेडमी की सारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। जिस पे होंग चंग भी वहाँ पे उससे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो अपने फाइनल अटैक की तैयारी करते हैं। और ये कहकर वो दोनों ही अपनी आइस एंड फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए अपने पास को कंबाइन करते हुए वहाँ पे अपनी विजन टेक्निक का इस्तेमाल करने लगे थे। और उन दोनों ने ही वहाँ पे अपनी इस विजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए एक सोल बीस्ट को भी समन कर लिया था, जो कि आइस एंड फायर दोनों की पास को कंडेंस कर सकता था। और बैटल अरीना के अंदर भी उसने वहाँ पे अपनी डुअल एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए चारों तरफ अपनी पावर फैलाना शुरू कर दी थी। और वहाँ पे काफी ज्यादा लावा को समन करते हुए एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक डुअल एट्रीब्यूट वाले अटैक को रेडी करने लगा था, जिसे देखकर तो बैटल अरीना के अंदर बैठे हुए सभी लोग भी बहुत ज्यादा शॉक हो चुके थे, क्योंकि उस अटैक से निकलने वाली स्पिरिचुअल ऑरा को ही महसूस करके वो लोग वहाँ पे समझ चुके थे कि उस सोल बीस्ट का ये अटैक कितना ज्यादा खतरनाक होने वाला है। और अभी वो सभी लोग वहाँ पे ये सब देखते हुए हैरान हो ही रहे थे कि तब तक हम देखते हैं कि उस सोल बीस्ट ने वहाँ पे अपने लावा का इस्तेमाल करते हुए एक साथ ही पूरी शरक एकेडमी की टीम के ऊपर ही हमला कर दिया था, जिसे रोकने के लिए वांग की ने भी वहाँ पे सबसे आगे आते हुए अपनी गोल्डन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे प्रोटेक्टिव शील्ड बना दी थी। जबकि वांग की टीम भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी कि वांग की यहाँ पे अकेले उस अटैक का मुकाबला नहीं कर पाएगी, इसलिए उसके सभी टीम मेंबर्स भी वहाँ पे आपने अपनी सारी पास को वहाँ पे वांग की बॉडी के अंदर ही डालने लगे थे, जिसके चलते हम देखते हैं कि वांग की पावर भी वहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। और अब वो भी वहाँ पे उस अटैक को बराबरी की टक्कर देते हुए उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करने लगी थी। लेकिन ये तो बस होंग चंग का अटैक था। तभी हम देखते हैं कि मिस मिंग भी वहाँ पे अपने आइस एट्रीब्यूट की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे नीचे की जमीन को फ्रीज करना शुरू कर देती है, जिसके चलते हम देखते हैं कि काफी सारे आइस क्रिस्टल्स भी निकल कर बाहर आ जाते हैं, जिन्हें मिस मिंग ने वहाँ पे शरक एकेडमी के बाकी सभी टीम मेंबर्स की तरफ पॉइंट कर दिया था। जो देखकर होंग चंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए वांग की से कहता है, अगर तुम यहाँ पे अपने साथी डिसेबल्स को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देखना चाहती तो चुपचाप यहाँ पे अपनी हार मान लो। जिस पे वांग की भी वहाँ पे गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है कि आज चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे अपनी हार नहीं मानने वाली। अब वांग की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि होंग चंग ने अचानक से ही वहाँ पे अपने अटैक की पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया था, जिसके चलते तो वांग की के लिए भी वहाँ पे उस अटैक को रोक पाना मुश्किल होता चला जा रहा था। जो देखकर वूडोंग वहाँ पे यू हाउ से सवाल करते हुए पूछती है, यू हाउ तुम्हें क्या लगता है, क्या वाकई वांग की यहाँ पे अपने साथ साथ अपने दोस्तों को बचा पाएगी? जिस पे यू हाउ उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि इसका रिजल्ट चाहे जो भी निकले, लेकिन हम लोगों को यहाँ पे वांग की के ऊपर यकीन करना ही होगा। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही होंग चंग वहाँ पे अपने अटैक की पावर को बढ़ाता है तो उसे वहाँ पे डाई हुआ बीन और मिस जुलू वहाँ पे झेल नहीं पाते और वो दोनों ही वहाँ पे उड़ते हुए पीछे जा गिरते हैं। लेकिन वो लावा वहाँ पे उन दोनों के ऊपर
अटैक कर पाता। उससे पहले ही चीफ रेफरी ने बीच में आते हुए उन दोनों को वहाँ पे बचा लिया था, लेकिन उसी के साथ साथ वहाँ पे अनाउंस करते हुए ये भी बोल दिया था कि डाइहुआ बिन और मिजुलू दोनों वहाँ पे एलिमिनेट हो चुके हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंकी अभी वहाँ पे उस लावा का मुकाबला कर ही रही थी कि तभी अचानक से ही मिस मिंग अपनी सोड लेकर वहाँ पे उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है और अब वंकी को वहाँ पे उस लावा के साथ साथ मिस मिंग का भी मुकाबला करना पड़ रहा था। पर वंकी तो किसी तरह से अभी तक खुद को भी वहाँ पे बचा पा रही थी, लेकिन उस लावा से काओ जिन जुआन और लोली खुद को नहीं बचा पाते और उन दोनों को भी चीफ रेफरी ने वहाँ पे उस लावा से बचाते हुए एलिमिनेट कर दिया था। लेकिन एलिमिनेशन की ये कहानी वहाँ पे भी नहीं रुकती, क्योंकि नैन्सुस और लिंगटियान दोनों भी वहाँ पे एलिमिनेट हो जाते हैं, जिन्हें भी वहाँ पे रेफरी नहीं बचाया था। और इसी मौके का फायदा उठाकर हम देखते हैं कि मिस मिंग ने वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए अपनी सोड की मदद से वहाँ पे वंकी के ऊपर हमला कर दिया था, जिसे वंकी भी अपनी ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए किसी तरह से रोकने की कोशिश कर रही थी। पर तभी हम देखते हैं कि अचानक से उस लावा ने वहाँ पे अलग अलग और काफी सारे होंगचैंग का रूप लेते हुए वंकी को वहाँ पे चारों तरफ से घेर लिया था, जो देखकर मिस मिंग वहाँ पे एक डेविल स्माइल करते हुए वंकी से कहती है, वंकी अगर तुमने अभी भी अपनी हार नहीं मानी तो मुझे नहीं लगता तुम यहाँ पे जिंदा बच पाओगी। पर वंकी तो इस सब के बावजूद भी वहाँ पे अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी, जो देखकर होंगचैंग ने वहाँ पे अपने सभी लावा वाले क्लोन्स के साथ मिलकर अपने सोल गाइडेंस कैनन की मदद से वहाँ पे चारों तरफ से वंकी के ऊपर हमला कर दिया था। और अभी क्योंकि चीफ रेफरी भी वहाँ पे उन दोनों ट्विन सिस्टर्स को बचाने में बिजी थे, तो वो भी वहाँ पे वंकी की मदद करने के लिए नहीं पहुंच सकते थे। जबकि हम देखते हैं कि केटाओ तो वहाँ पे बहुत ही गुस्से के साथ उस अटैक को रोकने के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुका था, पर युवाओं ने केटाओ को वहाँ पे ऐसा करने से रोक दिया था। जबकि क्राउन प्रिंस और मास्टर जिंग तो ये देखकर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे, क्योंकि उन दोनों को अब वहाँ पे पक्का यकीन हो गया था कि वंकी होंगचैंग के इस खतरनाक अटैक से नहीं बच पाने वाली। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही होंगचैंग वहाँ पे अपना अटैक चलता है तो मिस मिंग अपनी जान बचाते हुए वहाँ से पीछे हो गई थी। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वंकी की सभी साथियों को वहाँ पे वंकी की बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगी थी, लेकिन वो अटैक वहाँ पे वंकी को लग पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि वंकी ने अचानक से ही वहाँ पे अपनी पीकॉक टेक्निक को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके चलते वंकी ऊपर हवा में उठ जाती है और उसकी पूरी बॉडी के ऊपर एक आर्मर आने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके फोरहेड के ऊपर भी एक क्राउन आ चुका था, जिसके चलते तो हम देखते हैं कि वंकी का पूरा रूप ही वहाँ पे बदल चुका था। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ होंगचैंग के अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और ये पीकॉक डांस वाला आर्मर उसे किसी और ने नहीं बल्कि कॉनराड युहाओ ने ही दिया था, जिसे देखते ही वंकी को कॉनराड की बातें याद आने लगी थी। जब वो चांद को देखते हुए वापस जा रही थी तो युहाओ ने उसे पीछे से आवाज देते हुए रोका था और उसे वहाँ पे बताया था कि इस बार सन मून रोल एकेडमी जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है, इसलिए तुम होंगचैंग और मिस मिंग से बच के रहना, क्योंकि इस बार की फाइट में उन दोनों का काफी कुछ दांव पे लगा हुआ है, तो इसलिए वो जीतने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए इस पीकॉक सोल गाइडेंस आर्मर को अपने पास रख लो, ताकि अगर फाइट के दौरान सिचुएशन खराब हो जाए तो तुम इसका इस्तेमाल करते हुए खुद को बचा सको। लेकिन उस समय वंकी ने वहाँ पे बहुत ही एटीट्यूड के साथ उस आर्मर को लेने से मना कर दिया था, पर युहाओ ने उसे वहाँ पे समझाते हुए बोला था कि कम से कम तुम इसे अपने पास तो रख ही सकती हो। हालांकि मैं भी यही दुआ कर रहा हूँ कि तुम्हें इस आर्मर को इस्तेमाल करने की नौबत ही ना आए। अब युहाओ की ये बात सुनकर वंकी ने भी उस आर्मर को अपने पास रख लिया था, जिसने आज वाकई यहाँ पे उसकी जान बचा ली थी। इसलिए वंकी अपने मन ही मन में युहाओ का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है, युहाओ आज तुमने मेरे ऊपर एक और एहसान कर दिया। जबकि वंकी को वहाँ पे इस तरह से बचते हुए देखकर तो उन दोनों बहन भाई को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और गुस्से के साथ साथ उन दोनों को वहाँ पे बहुत ज्यादा हैरानगी भी हो रही थी। जबकि सेम हालत वहाँ पे क्राउन प्रिंस और मास्टर जिंग की भी थी। इवन मास्टर जिंग तो गुस्से से अपनी जगह पे खड़े भी हो चुके थे। जबकि शर्क अकेडमी के लोगों की खुशी का तो वहाँ पे कोई ठिकाना ही नहीं था। इवन मिंग भी वहाँ पे हैरान होते हुए अपने बड़े भाई से कहती है, बिग ब्रदर इस लड़की के पास तो अभी तक भी एक ट्रम्प कार्ड बचा हुआ था। पर अभी मिस मिंग वहाँ पे ये सब कह ही रही थी कि तभी हम देखते हैं कि वंकी अपना गोल्डन ड्रैगन स्पीयर लेकर बहुत ही तेजी के साथ उन दोनों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। हालांकि वो दोनों ही वहाँ पे मल्टीपल सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए वंकी के ऊपर अटैक करते हुए उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश करते हैं। लेकिन अब की बार वंकी वहाँ पे अपने ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करके वहाँ पे उनके हर एक अटैक को जीतते हुए बहुत ही तेजी के साथ वहाँ पे उन दोनों की तरफ आगे बढ़ने लगी थी, जो देखकर तो टीचर ज़ेओ भी काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रही थी, जो देखकर वो दोनों ही बहन भाई वहाँ पे एक बार फिर से अपने एट्रीब्यूट की पावर को एक्टिवेट करते हुए आइस एंड फायर के 2 टोर्नेडो बना लेते हैं और उनका इस्तेमाल करके वो दोनों वहाँ पे वंकी के ऊपर अटैक करते हुए उसे रोकने की कोशिश करने लगे थे। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वंकी एक बार के लिए फिर वहाँ पे रुक जाती है, जो देखकर होंगचैंग वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, मैं भी देखती हूँ कि तुम हमारे इस खतरनाक अटैक से कब तक बच पाती हो। जिसपे वंकी भी बहुत ही गुस्से के साथ उसे जवाब देते हुए कहती है कि तुम्हारे सो कॉल पावरफुल अटैक को डिस्ट्रॉय करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। और ये कहकर वंकी अचानक से ही वहाँ पे अपनी ड्रैगन ब्लड ट्रस्ट टेक्निक के साथ साथ ड्रैगन रो टेक्निक का भी इस्तेमाल करती है, जिनका इस्तेमाल करते हुए हम देखते हैं कि वंकी ने वहाँ पे बहुत ही आसानी के साथ उन दोनों के टोर्नेडोस को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। और उसके बाद वंकी ने वहाँ पे एक बार फिर से आगे बढ़ते हुए उन दोनों के ऊपर अपने ड्रैगन स्पीयर की मदद से हमला करना शुरू कर दिया था, जहाँ अब उन दोनों बहन भाइयों के लिए भी वंकी का मुकाबला कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता चला जा रहा था, जो देखकर युहाओ भी वहाँ पे वंकी से इंप्रेस होते हुए कहता है, हालांकि वैसे
वैसे तो पीकॉक आर्मर एक 7th लेवल का सोल गाइडेंस आर्मर है, लेकिन उसके बावजूद भी वांकी जिस तरीके के साथ उसका इस्तेमाल कर रही है, मुझे नहीं लगता इससे बेहतर कोई और इसका इस्तेमाल कर पाएगा। क्योंकि इस पीकॉक आर्मर के चलते न सिर्फ वांकी का डिफेंस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, बल्कि उसी के साथ साथ उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी पहले से काफी ज्यादा बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। जबकि इसी बीच हम देखते हैं कि वांकी ने वहाँ पे होंगचेंग को मार मार के उसकी बहुत ही बुरी हालत कर दी थी। जबकि इसी बीच मिंग भी उसके ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। उसे तो वांकी ने सिर्फ अपनी एक ही किक के साथ उठाकर वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ नीचे जमीन पे पटक दिया था, जिसके साथ ही मिस मिंग की हालत तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी। और अब बारी थी होंगचेंग की, जो कि इस मौके का फायदा उठाकर पीछे से अपने सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए वांकी के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। पर वांकी उसके अटैक को डॉज करते हुए उसे भी वहाँ पे बहुत ही बुरी तरह से पीटने लगी थी। और मिस मिंग की तरह उसके ऊपर भी अपना फाइनल अटैक चलते हुए उसे भी वहाँ पे बहुत ही तेजी के साथ नीचे जमीन पे पटक दिया था। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि बैटल अरीना के बीचों बीच एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था, जो देखकर तो सन मून रोल एकेडमी के सभी लोगों की आंखें ही वहाँ पे बाहर आने को हो चुकी थी। इवन बेचारे मास्टर जिंग को तो इतना बड़ा झटका लगता है कि वो लड़खड़ाते हुए वापस अपनी जगह पे जा गिरते हैं और शौक के मारे वहाँ पे कहने लगे थे, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ये तो इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी तरफ केटाओ भी वहाँ पे वांकी की तारीफ करते हुए कहता है, इस पीकॉक आर्मर के साथ तो वांकी की पावर वाकई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसने सिर्फ 3 मिनटों के अंदर अंदर ही इन दोनों बहन भाई की ऐसी हालत कर दी है कि अब वो दोनों अपनी जगह से उठ भी नहीं पा रहे। और केटाओ की ये बात सच भी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर वो दोनों बहन भाई ऑलमोस्ट वहाँ पे बेहोश हो चुके थे। और सबसे बुरी हालत तो वहाँ पे बेचारे होंगचेंग की दिखाई दे रही थी। और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पीकॉक आर्मर का समय भी वहाँ पे खत्म हो चुका था, जिसके साथ ही वांकी वहाँ पे वापस अपने पहले वाले रूप में आ जाती है। और ये कमाल का नजारा देखकर तो हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट वहाँ पे सभी लोग फ्रीज हो चुके थे, क्योंकि ये शर्क एकेडमी की एक बहुत ही बड़ी जीत थी। और तभी चीफ रेफरी भी वहाँ पे शर्क एकेडमी के जीतने के अनाउंसमेंट कर देते हैं। और इस अनाउंसमेंट के साथ ही हम देखते हैं कि बैटल अरीना के अंदर अचानक से ही शोर गूंज उठा था और ऑडियंस के अंदर बैठे हुए सभी लोग वहाँ पे बहुत ही पुरजोश तरीके के साथ शर्क एकेडमी को चेयर कर रहे थे। इवन वांकी के नाम के तो वहाँ पे नारे भी लगने लगे थे, जो देखकर युवा वहाँ पे उससे इंप्रेस होते हुए अपने मन में कहता है कि भले ही पीकॉक आर्मर ने वांकी की इस फाइट में काफी ज्यादा मदद की है, लेकिन ये जीत सिर्फ और सिर्फ वांकी को अपने पोटेंशियल की वजह से ही मिल पाई है। जबकि हम देखते हैं कि वुडोंग भी अपने मन ही मन में वांकी की तारीफ कर रही थी। जबकि हम देखते हैं कि सन मून रोल एम्पायर के लोग तो बहुत ही बुरी तरह से उदास हो चुके थे, क्योंकि शर्क एकेडमी एक बार फिर से उनके ही अंपायर में आते हुए उन्हें हरा चुकी थी और पिछले 10,000 सालों से चलती हुई आ रही सिटी को भी वहाँ पे नहीं टूटने दिया था। इवन हम देखते हैं कि उन लोगों ने गुस्से से वहाँ पे शर्क एकेडमी के खिलाफ नारे लगाना शुरू कर दिए थे, जिसके चलते अब धीरे धीरे बैटल अरीना का माहौल भी वहाँ पे बिगड़ने लगा था। जबकि वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस को भी अपने मन ही मन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से अपने मन में कहता है कि एक 6 सोल रिंग वाली सोल एम्पायर ने यहाँ पे हमारे दो सोल एम्पायर्स को इतनी आसानी से हरा दिया, जो कि हमारे सन मून रोल एम्पायर के लिए बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी की बात है। और ये कहकर क्राउन प्रिंस वहाँ पे मास्टर जिंग की तरफ देखते हुए कहता है, मुझे नहीं लगता अब ये बुड्ढा मेरे और किसी काम कर रहा है, मुझे लगता है अब इसे मुझे अपने रास्ते से हटा देना चाहिए। तो ये कहकर क्राउन प्रिंस वहाँ पे मिस ऑरेंज से कहता है कि अचानक से इस लड़की वांकी की पावर इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई थी, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, इसलिए आप जाकर इसके बारे में पता लगाइए। अब क्राउन प्रिंस की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि मिस ऑरेंज भी वहाँ पे हमें अपना सर हिला देती है। उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यूहाओ केटाओ के साथ किंग होटल की तरफ ही जा रहा था। और रास्ते में वो दोनों सन मून रोल एकेडमी के बारे में ही बात करते हुए कह रहे थे कि चलो अब सन मून रोल एकेडमी तो रॉबिन राउंड से पूरी तरह से लेमिनेट हो चुकी है, लेकिन अभी के लिए हमें जी शुई अलायंस के सोल गाइडेंस कॉम्पिटिशन के ऊपर ध्यान देना होगा और कुछ भी करके हम लोगों को टॉप 3 के अंदर अपनी जगह बनानी होगी, क्योंकि टॉप 3 में जाने के बाद हमें फाइनल्स के लिए आगे भेज दिया जाएगा, जहाँ पे हमारा 2 और हिडन फोर्सेस के साथ मुकाबला होगा, जिसके चलते हम लोग वहाँ पे और भी अच्छे तरीके के साथ इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। और इसी तरह से वो दोनों वहाँ पे आपस में बातें करते हुए किंग होटल के अंदर चले जाते हैं, जहाँ पे वो दोनों सीधा सुपरवाइजर से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ सुपरवाइजर भी उनके साथ बहुत ही रिस्पेक्ट से बात करते हुए उन्हें वहाँ पे चाय सर्व करता है। जहाँ युवा वहाँ पे चाय पीते हुए सुपरवाइजर से कहता है, मैंने आपसे रेयर मेटल के बारे में कहा था, क्या उसका इंतजाम हो गया? जिसपे बेचारा सुपरवाइजर भी वहाँ पे घबरा कर युवा को जवाब देते हुए कहता है कि इस कंपटीशन के चलते अभी मार्केट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट चल रही है, जिसके चलते आपके लिए रेयर मेटल का इंतजाम करने में मुझे थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब सुपरवाइजर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यो अचानक से उसे वहाँ पे एक और लुक देता है, जो देखकर तो बेचारा वो सुपरवाइजर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा के आता, पर वो वहाँ पे कुछ कर पाता उससे पहले ही हम देखते हैं कि यो ने उसका हाथ पकड़ते हुए अपनी सोल पावर को वहाँ पे उसकी बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना शुरू कर दिया था। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि सुपरवाइजर की सोल पावर वहाँ पे बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी थी, जो देखकर तो बेचारे उस सुपरवाइजर को भी अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि इतनी जल्दी उसकी सोल पावर यहाँ पे इतनी ज्यादा बढ़ गई। और ये सब करने के बाद युवा वहाँ से जाते हुए उस सुपरवाइजर से कहता है कि अगर तुमने मेरा काम कर दिया तो मैं तुम्हें 5 से 6 रिंग्स में अपग्रेड कर दूंगा। युवा की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वो सुपरवाइजर वहाँ पे इतना ज्यादा खुश हो गया था कि वो वहाँ पे बहुत ही जोश के साथ युवा से कहता है, माय लॉर्ड आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका ये काम जरूर से पूरा कर दूंगा। और ये
कहकर तो अब वो सुपरवाइजर वहाँ पे यूहाओ की और भी ज्यादा चापलूसी करने लगा था, जो देखकर यूहाओ भी वहाँ पे स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि अपनी एक्सट्रीम आइस पावर को रिफाइन करने का मेरा ये तरीका तो बहुत ही ज्यादा अच्छा साबित रहा। ये मैनेजर तो अब पूरी तरह से मेरा चमचा बन चुका है। जबकि वो सुपरवाइजर वहाँ पे यूहाओ की चापलूसी करते हुए उसे बताता है कि आज की कंपटीशन के अंदर ज्यादा रूल्स नहीं होने वाले और आज भी यहाँ पे अपने अपने रिफाइन किए हुए सोल गाइडेंस का इस्तेमाल करते हुए सभी पार्टिसिपेंट्स को आपस में फाइट करनी होगी। पर आज की फाइट के लिए किसी को भी टाइम लिमिट नहीं दी जाएगी और बाकी के रूल्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। और हाँ, उसी के साथ साथ रिवार्ड के तौर पर जो इस कंपटीशन को जीतेगा उसे एक लेवल 9 का सोल गाइडेंस वेपन दिया जाएगा। अब ये था वहाँ पे केटाओ और यूहाओ के लिए एक बहुत बड़ा झटका। जबकि वो मैनेजर अपनी बात आगे बढ़ाते हुए यूहाओ से कहता है, माय लॉर्ड, अगर आज की कंपटीशन के अंदर आप 96 और 98 वाले ओपोनेंट को हरा देते हैं तो इस कंपटीशन को जीतने से आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा और लेवल 9 का वो सोल गाइडेंस वेपन भी आपका ही होगा। अब उस मैनेजर की ये बात सुनकर यूहाओ भी वहाँ पे उसकी तारीफ करते हुए कहता है, बहुत अच्छे, तुमने बहुत अच्छा काम किया। जिस पे वो सुपरवाइजर भी वहाँ पे उन दोनों के सामने झुकते हुए उन्हें वहाँ पे अलविदा कह देता है। फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमें सोल गाइडेंस कंपटीशन वाली जगह का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे रेफरी वहाँ पे अनाउंस करते हुए सभी लोगों से कहता है, अब दिल थाम कर बैठिए क्योंकि अब मैं आपको अपने टॉप 6 फाइनलिस्ट से मिलवाने जा रहा हूँ। और उस रेफरी के ऐसा कहते ही ऑडियंस ने भी वहाँ पे बहुत ही पुरजोश तरीके के साथ चेयर करना शुरू कर दिया था। और सबसे पहली फाइट के लिए वहाँ पे 37 नंबर के सोल मास्टर और 85 नंबर के सोल मास्टर को बैटल अरीना के अंदर बुलाया जाता है, जिन्हें देखते हुए यूहाओ वहाँ पे कहता है कि ये दोनों ही टॉप 6 फाइनलिस्ट में से सबसे ज्यादा कमजोर हैं। उसके बाद वहाँ पे यूहाओ और केटाओ को भी बुलाया जाता है, जहाँ यूहाओ का नंबर 66 था तो वहीं केटाओ का नंबर 88 था। और उसके बाद सबसे आखिर में 96 और 98 नंबर वाले पार्टिसिपेंट्स को भी बुलाया जाता है, जिनके बारे में सुपरवाइजर ने यूहाओ को बताया था, जो कि दोनों ही लेवल 6 के सोल मास्टर्स थे। और उनमें से सबसे पहली फाइट 37 नंबर वाले पार्टिसिपेंट और 96 नंबर वाले पार्टिसिपेंट के दरमियान होती है और दूसरी फाइट वहाँ पे 85 और 88 के बीच में होनी थी। और तीसरी और सबसे आखिरी फाइट वहाँ पे 66 और 98 के बीच में होनी थी, जो देखकर 98 नंबर वाला सोल मास्टर वहाँ पे यूहाओ के पास आकर वहाँ पे उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, बच्चे तुम मेरे इस ब्लेड के सामने एक पल के लिए भी नहीं टिकने वाले। जिस पे यूहाओ भी उसे वहाँ पे स्माइल के साथ जवाब देते हुए कहता है, मैंने तो सुना है कि अपने ब्लेड के सारे जीने वाले सोल मास्टर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं। यूहाओ की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि उस पार्टिसिपेंट की भी वहाँ पे सुलग जाती है, जो देखकर यूहाओ वहाँ पे उसे कहता है, तुम्हें अपने ब्लेड के ऊपर कुछ ज्यादा ही भरोसा आया ना, तो क्यों ना हम दोनों यहाँ पे बेट लगाएं और वो भी तुम्हारे इस सो कॉल पावरफुल ब्लेड के ऊपर। जिस पे वो सोल मास्टर भी कॉल टून में उससे कहता है, और बदले में तुम क्या बेट पे। अब वो सोल मास्टर की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहाओ भी वहाँ पे अपनी गार्डियन ऑफ लाइफ सोल ब्लेड को बाहर निकालते हुए उससे कहता है कि मैं इसे दांव पे लगाऊंगा। अब यूहाओ की गार्डियन ऑफ लाइफ सोल ब्लेड को देखते ही वो सोल मास्टर के फेस के ऊपर एक डेवल स्माइल आ चुकी थी और वो अपने मन में ही खुश होते हुए कहता है कि ये तो बहुत ही कमाल का सोल ब्लेड है, जो कि मेरे इस डार्क अज़ूर ड्रैगन से तो बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली दिखाई दे रहा है। और अगर ये गार्डियन ऑफ लाइफ सोल ब्लेड मेरे हाथों में लग जाता है तो मुझे टॉप 10 में जाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। और यही सोचकर वो भी वहाँ पे बेट लगाने के लिए रेडी हो चुका था, जो देखकर तो यूहाओ के फेस के ऊपर भी एक डेवल स्माइल आ जाती है, क्योंकि यूहाओ वहाँ पे अपने इरादे में कामयाब जो हो चुका था। खैर उसके बाद यूहाओ और उसी सोल मास्टर को वहाँ पे फाइट करने के लिए बैटल अरीना के अंदर बुलाया जाता है। और जैसे ही वो दोनों बैटल अरीना में आमने सामने आते हैं तो वहाँ पे ऑफिशियली उनके दरमियान फाइट को भी स्टार्ट करवा दिया गया था। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड भी यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।